Very good morning to all of you and welcome to Excel NCIS। आज हम लोग इथिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सीखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले लेट्स हैव ए रिकैप कि अभी तक हम लोगों ने इथिक्स में क्या चीज़ सीखा है एंड इस पेपर को करने के लिए आपको किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले वी हैव ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज इथिक्स एंड व्हाट इज कॉल्ड मोरालिटी। यहाँ से हमने अपने डिस्कशन को शुरू किया था एंड दिस पेपर इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू लिव इन योर डे टू डे लाइफ। आपको उन सेंसरी नॉलेज को, उन ऑब्जर्वेशंस को, उन कॉग्निटिव माइंड्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू व्हाट दैट इज कॉल्ड डिकोड मेनी ऑफ द थिंग्स इन दिस पेपर। गेटिंग माई पॉइंट? सो हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि मोरालिटी क्या है ना। मोरालिटी एंड इथिक्स, यहां से दो टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मोरालिटी इज समथिंग दैट इज स्टडी अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, राइट। मोरालिटी डू नॉट क्वेश्चंस, morality do not talking about justifications. So morality is what is good and what is bad. If the telling the truth is good, it means good, but on what basis you are saying that telling the truth is always good? Okay, so if you're talking about ki basis, jo the discipline, the science which talking about the basis on which you are saying what is good and what is bad, so that is the domain of ethics. So ethics focus on justifications, morality focus on what is good and what is bad. तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ethics जो है it also belongs to the domain of human beings, that is called human. जैसे एक एग्जांपल से ही हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को कि जैसे देयर इज ए इन्फेंट किड, है ना, छोटा बच्चा है कोई एक 2-3 महीने का, और उसको अपने गोदी में उठाया कभी और सडनली दैट इज कॉल्ड द किड स्लैप्ड, आपके जो है गाल पे एक तमाचा जड़ दिया उसने। सो कैन वी से दैट कि द किड इज एन इमोरल किड? वी कैन नॉट से। इसका मतलब एथिक्स का जो डोमेन है, एथिक्स इज काइंड की इसके लिए कुछ एक लेवल और एक एज के बाद ही एथिक्स शुरू होता है। किड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि द किड इज मोरल, किड इज इमोरल, राइट। सो देयर आर समथिंग विच आर बियॉन्ड समथिंग कॉल्ड मोरालिटी एंड इमोरालिटी। तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि कुछ टर्म्स है लाइक यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोरालिटी, ठीक है। इस मोरालिटी के अलावा अनदर टर्म इमोरालिटी, फिर एसोसिएटेड टर्म है कुछ दो और, दैट इज कॉल्ड द नॉन मोरालिटी, एंड एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एमोरालिटी, राइट। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसके बीच में भी आपको डिफरेंस आना चाहिए कि मोरल, इमोरल, अमोरल एंड नॉन मोरल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? उसके बाद एक और चीज हम लोग बात किए एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि दैट is the ethics belongs to the domain of animals, or क्या human beings or being human, how it is the different from that animal? So can we expect कि let's say कि there is a dog and there is a cat or there is a tiger, can we expect कि that dog say good morning to you every day? जब भी आप आते हो तो क्या can you expect? Because no, because the dog do not have the power of critical reasoning, the critical thinking, the power of logic. So that is why it is not expected from a dog, right? So there are just something which are expected from the humans because the humans are bound with certain characters. Humans के क्या क्या characters मैंने बताया था in the very first class. The human beings are rational, logical, scientific. They are bound with the critical thinking. That's why the human beings are expected to be good. So what is the objective of this paper? मैंने शुरू में ही बताया था कि what is the objective? That is to be good and to be efficient, to be good and to be efficient. इसी से हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था। दिस इज द वेरी एसेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर, दैट टू बी गुड एंड टू बी इफिशिएंट, एंड आपका सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइंड है। सो दैट इज वाई 2 इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट मैंने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड इन केस ऑफ इन्फेंट किड, सेकेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनिमल्स। नाउ इन द टुडेज क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what is called an ethical actions and what is called an ethical behavior, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग what is called ethics and what is called morality,
ना एक स्टेटमेंट में बोलूंगा कि एन इंडिविजुअल कैन बी मोर एंड मोर मोरल बट द सोसाइटी कैन ऑलवेज बी मोर एंड मोर इथिकल। इसको ध्यान रखना है कि व्हाट इज एन इंडिविजुअल कैन बी मोर एंड मोर moral but society can be more and more ethical. Okay, we just let us take an example कि this is a society 1 and this is society 2. So the society 1 has certain rules, regulations, customs and traditions. The society 1 has certain rules, regulations, customs, traditions, and on the basis of these rules, custom, tradition, the society is actually governing. Society चलता है. Society 1 has a certain different rules, regulation. Society 2 would also have the different rules and regulations. So can we say that the society 1 is more moral or society 2 is less moral? Can we be relativistic argument? क्या सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हम लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि कोई सोसाइटी ज्यादा मोरल है या कोई सोसाइटी लेस मोरल है? नो, वी कैन नॉट से दैट वन बिकॉज सोसाइटी इज इटसेल्फ एन एंड, राइट? सोसाइटी इज बेस्ड ऑन सर्टेन जस्टिफिकेशंस. जैसे देयर आर मेनी ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, स्पेशली इन द झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो सोसाइटी अपने कस्टम्स, अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उसके हिसाब से चलता है एंड ये काफी टाइम से चलते आ रहा है. एट मीन्स दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज एन एक्सेप्टेड नॉर्म्स. सो वी कैनॉट से दैट ए पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी इज लेस मोरल एंड ए पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी इज मोर मोरल. गेटिंग माई पॉइंट? तो मोरालिटी जो है वो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम लोग? इथिकैलिटी. इसको समझिए, इथिकैलिटी को कैसे बोलते हैं? जैसे हमने पहले भी बात करी है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी पहले थी दैट इज कैरेक्टराइज थ्रू लेट्स से कास्ट सिस्टम. जो पहले हमारा इंडियन सोसाइटी क्या था, इसमें जो कास्ट सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम क्या था? एक्सेप्टेड था. सोसाइटी कास्ट सिस्टम, इट वाज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट वाज एन एक्सेप्टेड नॉर्म एंड अराउंड 1000 ऑफ इयर्स इंडियन सोसाइटी को इसने ड्राइव किया है, सोसाइटी का एक फीचर रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अभी के टाइम में इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड द साइंटिफिक टाइम व्हाट वी से कि कास्ट सिस्टम इज ए बैरियर. कास्ट सिस्टम शुड बी रैशनलाइज्ड एंड शुड बी रिमूव्ड ऑफ, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग. सो तो क्यों बोलते हैं? बिकॉज द टुडे सोसाइटी इज मार्क्ड विथ व्हाट? साइंटिसिज्म. द टुडे सोसाइटी इज it is based on democratic principles. So that is why in certain point of the time this caste system, it was the very part and very characteristics of the society. But in today we say in the era of the secularization, in the era of the democratism, in the era of the scientificism, we say that the caste system is basically a barrier to the progress, barrier to the development. So इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आज के सोसाइटी इस S1 सोसाइटी से क्या है ना, मोर इथिकल सोसाइटी है. Getting my point? It is more ethical society and S1 is relatively less ethical society. So society के रिस्पेक्ट में more ethical, less ethical होगा, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में more moral या less moral होगा. Getting my point? तो यहां पर हमने इस चीज को अच्छे से समझ लेना है कि that individual can be more and more moral, but the society could always be more and more ethical. Right? Now let's move further. एंड इसके कुछ बेसिस को समझते हैं कि हमने एक 4 टर्म को डिफाइन करने के लिए कोशिश किया कि टुडे वी विल लर्न द 4 न्यू कॉन्सेप्ट. द नंबर 1 इज द फर्स्ट वन इज मोरालिटी. ये अब थोड़ा थोड़ा सिमिलर एंड फेमिलियर हो रहे होंगे. सेकेंड वन इज द इमोरालिटी. थर्ड वन इज द नॉन morality, and fourth one is amorality or amoral. So 4 related concepts हैं, that is morality, immorality, non-morality and amorality. So let us take an example and try to understand. So what is this? The
मोरालिटी एंड इथिक्स इज ऑल अबाउट द डिफरेंट बेसिस है, जैसे रिलीजन इज द बेसिस, रूल्स एंड रेगुलेशंस इज द बेसिस, लॉ इज द बेसिस. जैसे लॉ इन द मॉडर्न टाइम, व्हाट इज द लॉ? द बीइंग लीगल इट मींस इथिकल, फॉलोइंग द लॉ इज इथिकल एंड वायलेशन ऑफ लॉ इज द अनइथिकल. ये एक आर्ग्यूमेंट है. अभी हम लोग आज के डिबेट में ही, आज के क्लास में ये सीखेंगे कि व्हाट आर द बेसिस और व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द एथिक्स. तो वहां हम लोग समझेंगे कि लॉ इज अ सुटेबल मीन्स टू रीच इथिकलिटी, बट इथिक्स इज मोर देन लॉ. Similarly, religion is a conducive condition to achieve ethicality, or but the ethics is more than the religion. Getting my point? वो सारी बातें करेंगे, but let us understand these four concepts, that is morality, immorality, non-morality and immorality through an example. So there are rules, regulations in a society, and on the basis of the rules and regulations the society is governed. What is that? Conventions की जो कलेक्टिव नॉर्म्स है उसको फॉलो करना, इट मीन्स इथिकल. वायलेट करना, इट इज अनइथिकल. इट मीन्स सिंपल थिंग कि देयर इज ए रिलीजियस कस्टम, रिलीजियस प्रेस्क्रिप्शंस, एंड रिलीजन इज ए पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. सो इफ वी आर फॉलोइंग दैट रिलीजियस प्रेस्क्रिप्शन, इट मीन्स वी आर इथिकल. गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है. सो सिंपल आइडिया बोलता है कि दैट इफ यू आर ओबेइंग, इट मीन्स फॉलोइंग, सो इट मीन्स यू आर मोरल. It means if you are disobey or you are simply violating, so that means you are immoral. Getting my point? लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो इस मोरल और इमोरल के बाहर होगा, those are called नॉन मोरल. So third is non moral, means the one behavior, the one action which is not moral and which is not immoral, तो उसको क्या रखेंगे? नॉन मोरल. जैसे अभी इन्फेंट किड का एग्जांपल लिया था हमने. We cannot say that kid is an immoral kid, because ethics do not start from there, because that kid do not have the power of logical reasoning and critical thinking, what is good and what is bad. ठीक है? The behavior of the kid you cannot justify कि that is a bad actions, that is and reflex actions. So that reflex action you cannot categorize that ये कि उसके पास चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो वो ह्यूमन कैरेक्टर को अचीव नहीं किया है. व्हाट वी मीन बाय द ह्यूमन कैरेक्टर्स? हमने कल बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग्स. सो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल के बीच में क्या डिफरेंसेस है? सो ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू सर्टेन कैरेक्टर, एंड व्हाट आर द कैरेक्टर? दैट इज पावर ऑफ रीजनिंग, द पावर ऑफ लॉजिक, the power of the scientificism, the scientific temper or scientific, the power of critical thinking. critical thinking. तो क्या किसी हम लोग एनिमल से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो साइंटिफिसिज्म को फॉलो करेगा? क्या वो लॉजिकल आर्गुमेंट दे सकेगा? क्या वो रीजनेबल आर्गुमेंट दे सकेगा? क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग दे सकेगा? सो ये सारे कैरेक्टर्स के साथ ह्यूमन बीइंग्स बिकम ऑटोनॉमस. ह्यूमन बीइंग कैसा होता है? ऑटोनॉमस. ह्यूमन बीइंग कैसा होगा? रैशनल ह्यूमन बीइंग्स होगा. ठीक है? सो बीइंग ह्यूमन बीइंग्स मींस, बीइंग ह्यूमन मींस टू बी ऑटोनॉमस एंड टू बी रैशनल, क्योंकि उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि उसके पास लॉजिक है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. उसके पास एक पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, पावर ऑफ एनालिसिस है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. साथ ही साथ वो जस्टिफाई कर सकता है कि व्हाई दिस इज राइट एंड व्हाई दिस इज रॉन्ग. So that is why a human being is expected. क्या? The human being is expected. किसके साथ expectation रख सकते हो? जो समझ सकता है. The human being is expected. Expected for what? To be good. है ना? To be good. We cannot expect from an animal. Animal से हम लोग expect नहीं कर सकते हैं. Getting my point? Animal के साथ expect नहीं कर सकते क्योंकि animals के पास ये सारे character नहीं होते हैं. उसी तरह से हमने नॉन मोरल बिहेवियर को समझने के लिए क्या बताया? इन केस ऑफ इन्फेंट किड, क्योंकि इन्फेंट किड अभी फुल ह्यूमन बीइंग्स मेच्योर नहीं हुआ है. सो इन्फेंट किड के एक्शंस को हम लोग वी कैन नॉट कैटेगराइज कि इट इज मोरल एक्शंस और इमोरल एक्शंस. समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ चीजें मोरल और इमोरल के दायरे से बाहर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन मोरल एक्शंस. गेटिंग माय पॉइंट? तो नॉन मोरल एक्शंस हो गया, कुछ बिहेवियर ऐसे होंगे. लेकिन कुछ एक्शंस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? अमोरल. जैसे बहुत टाइम होता है ना, देखे हो कि
कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ठीक है, जिसको कि आस्तिक बोलेंगे अपन लोग, कुछ बोलेंगे कि हम नास्तिक हैं, ठीक। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे कोई लेना देना नहीं हमको, है ना। सो दीज आर इनडिफरेंट टू द वैल्यूज, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। सो उसको अपन लोग क्या रखेंगे, अमोरल बिहेवियर, राइट। तो कुछ तो हो गया मोरल, कुछ तो हो गया इमोरल, कुछ होगा जो इन दोनों के बाहर होगा, कुछ इनडिफरेंट बिहेवियर करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं होगा किसी सब कानून से, व्यवस्था से, रूल से, कन्वेंशन से। इस तरह के बिहेवियर को क्या बोलेंगे अपन लोग ना, अमोरल बिहेवियर, दैट इज इनडिफरेंट कैरेक्टर, इनडिफरेंट कैरेक्टर। तो थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि बेसिकली शुरुआत कहां से हो रही है कि देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ कस्टम, कन्वेंशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ यू आर फॉलोइंग दैट इज कॉल्ड मोरल, इफ यू आर डिसऑबिंग दैट इज इमोरल, दैट इज इमोरल और मोरल के बाहर है दैट इज कॉल्ड नॉन मोरल, और जो इंडिफरेंट टू दीज क्राइटेरियाज है वो क्या है ना, दैट इज कॉल्ड एमोरल बिहेवियर, ठीक है। सिंपल कॉन्टेक्स्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, और उसके पहले डिटरमिनेंट्स के पहले दैट हाउ वी कैन डिफाइन एन इथिकल एक्शंस, हाउ वी कैन डिफाइन एन इथिकल एक्शन। ये इथिकल एक्शन क्या होता है, और देयर इज समथिंग कॉल्ड इथिकल बिहेवियर, इथिकल बिहेवियर, ठीक है। सो पहली बात तो क्लियर हुआ था कि इथिक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब कि एक कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि दैट इथिकल एक्शंस होने के लिए सबसे पहला क्या होना पड़ेगा उसे, ह्यूमन एक्शन। सेकेंड थिंग, उसको मोरल एक्शंस भी होना पड़ेगा। सो इथिकल एक्शंस इंक्लूड द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्शन प्लस द मोरल एक्शन, है ना। To bring an ethical behavior, it should be human behavior and the moral behavior. That is, ethical actions equal to human action plus moral actions. अब हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशंस होता है जो उसे ह्यूमन एक्शंस बनाएगा और क्या कंडीशंस होता है जो उसको मोरल एक्शंस बनाएगा। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और ब्रॉडन होगा। सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज द ह्यूमन एक्शन, व्हाट इज एन ह्यूमन एक्शन। तो क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स जो एक्शन करता है वो ह्यूमन एक्शन है? नो, लेट अस अंडरस्टैंड इन ए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो यहां दो टर्म यूज करेंगे, एक दैट इज एक्शंस बाय ह्यूमन, द एक्शंस बाय ह्यूमंस वर्सेस द ह्यूमन एक्शन। दोनों में डिफरेंस है, राइट? इसको ऐसे समझिए कि ह्यूमन बॉडी मीन्स, ह्यूमन एक्शंस मीन्स, ह्यूमन बींग्स मीन्स, ह्यूमन बींग्स हैज ए बॉडी स्ट्रक्चर, एन ऑर्गेनिज्मिक बॉडी स्ट्रक्चर। और हमारे इस बॉडी स्ट्रक्चर्स में, इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर बियॉन्ड आवर रेगुलेशंस। जैसे हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे हमारा दैट मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आवर द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, कैन यू रेगुलेट देम, कैन यू कंट्रोल देम? तो उस तरह के एक्शंस which are not regulated by the human beings, those are called actions by the human. So what do you mean by actions by the human? So actions by the human means the actions which are not regulated by the human beings, not regulated by the human beings, right? So इसको हम लोग जैसे कि कोई beating of heart, the functioning of heart, the functioning of liver, the functioning of the digestive system, so biological angle hai. Getting my point? So what is called actions by the humans? So there are certain actions which are not regulated, there are certain actions which are beyond our control, that is called the actions by the human. लेकिन हम लोग जब human actions की बात करेंगे तो human beings, it means there are certain actions which are voluntary. कैसे action? The certain actions which are voluntary. The voluntary का मतलब जिसके बारे में हमारा नॉलेज है, द फॉर द एक्शन फॉर विच वी आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? कि जैसे हम लोग वी आर ड्राइविंग ए व्हीकल, और ड्राइविंग ए व्हीकल और हमसे एक्सीडेंट हो जाता है, सो फॉर दैट एक्शन आई एम द रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम ड्राइविंग ए व्हीकल। उसके लिए हमारे पास लाइसेंस होते हैं एंड आई नो कि व्हाट स्पीड पे जाएंगे तो कितना एक्सटेंट तक एक्सीडेंट हो सकता है या सेफ जर्नी होगा।
It means you have the knowledge about that actions. So it means for that action you are responsible. So actions कैसे होंगे? Voluntary actions होंगे. तो यहाँ पर क्या रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंटरी एक्शंस होता है क्या? नहीं होता है. क्या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वॉलेंटरी होगा कि जब हम चाहेंगे तो हार्ट जैसे बीट करेगा या फिर स्टॉप करेगा? नो, यू कैन नॉट डू दैट. सिमिलरली कुछ एक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? वॉलेंटरी एक्शंस होंगे. और ये वॉलेंटरी एक्शंस का मतलब हुआ कि फॉर दैट एक्शंस द ह्यूमन बीइंग्स इज रिस्पॉन्सिबल. द ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द एक्शंस. So those actions for which the human being is responsible means human being is cause of the action. Those are called human actions. अब human actions होने के लिए हमको 3 conditions को satisfy करना पड़ता है. So there are the 3 conditions which need to be satisfied to bring in human actions. What are the 3 conditions? The 3 conditions are the number 1, the knowledge. Number 2, the voluntariness, and number 3 is the free will. Getting my point? तो ये 3 चीजों को याद रखना है कि ह्यूमन एक्शंस के लिए 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा. क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? इथिकल एक्शंस. इथिकल एक्शंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहले ह्यूमन एक्शंस होना पड़ेगा, फिर उसको मोरल एक्शंस होना पड़ेगा. जब दोनों सेटिस्फाई होगा तभी इसको क्या बोलेंगे? इथिकल एक्शंस. यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? अनइथिकल एक्शंस. ये केस स्टडी में बहुत आपको हेल्प करेगा. आपको वहां जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड इथिकल, व्हाई इट इज कॉल्ड अनइथिकल. सो दीज आर द स्टेजेस यू नीड टू नो. सो ह्यूमन एक्शंस होने के लिए क्या 3 कंडीशंस है? 3 कंडीशंस आर द नॉलेज, वॉलंटरीनेस एंड द फ्री विल. नॉलेज का मतलब क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड कि नॉलेज, अब ये नॉलेज क्या किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट नॉलेज हो सकता है? कंप्लीट नॉलेज हो सकता है कभी, या कभी हमारे पास एब्सोल्यूट नॉलेज हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में, या हमारे पास एक सफिशिएंट नॉलेज हो सकता है. किसी भी सब्जेक्ट में हमारे पास क्या नॉलेज हो सकता है? सफिशिएंट नॉलेज होगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. कैन वी कंप्लीट इथिक्स इन ए डे? कि क्या हम लोग इथिक्स को पूरा पढ़ सकेंगे? लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल. हम लोग पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी. हम लोग लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट पे फोकस करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा उससे पर्पस सॉल्व होता है. जिस एक्सटेंट तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक हमको इनेबल करता है. तो क्या सिर्फ लक्ष्मीकांत ही एंड है क्या? नो, इट इज नॉट एन एंड. इट मीन्स दैट देयर शैल नॉट बी ए टाइम जब हमारे पास कैसा टाइम आएगा? एब्सोल्यूट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज. ये कभी नहीं हो सकता है. लेकिन व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेक्टेड, एंड एक्सपेक्टेशंस होने के लिए यू नीड टू नो द सफिशिएंट नॉलेज. आपके पास सिविल सर्विसेज में पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़े हैं, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तब आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो इट मींस व्हाट सॉर्ट ऑफ द नॉलेज इज रिक्वायर्ड? दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट नॉलेज. और ये सफिशिएंट नॉलेज आपको जानना है. सो इट मींस फॉर एनी एक्शन यू हैव टू बी ए सफिशिएंट नॉलेज, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द वॉलंटरी नॉलेज. दैट इज आल्सो नोन एज वॉलंटरी नॉलेज. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग तो बेटर समझ में आएगा. कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इंडियंस हैं, हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या है? कि बेसिक कैरेक्टर है कि हम लोग कुछ हैबिट से बाउंड होते हैं. जैसे इंडियंस हैं, बहुत सारे लोगों का बेसिक फीचर्स होता है कि कहीं ना कहीं वो स्पीड करते हैं. इट इज ए हैबिट दैट टू स्पीड हियर एंड देयर. एंड लेट्स से आप अमेरिका चले गए या फिर सिंगापुर चले गए, तो आउट ऑफ दैट हैबिट क्या होगा? यू स्पीड समवेयर इन ए पब्लिक प्लेस, तो आपको क्राइम मिलेगा, आपको फाइन करना पड़ेगा. यू कैन नॉट से कि आउट ऑफ दिस हैबिट आई डिड सो. गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज you are a human being and you are going to a new place. It means you need to know certain things about that particular place. उसमें क्या बेसिक रूल्स है, क्या लॉज है, क्या सोसाइटी के कस्टम्स है, सब कुछ तो नहीं जान सकते हो, बट एक सॉर्ट ऑफ कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना जान सकता है उतना जानना पड़ेगा आपको. सो नॉलेज कैसा होना चाहिए आपका? वॉलंटरी होना चाहिए.
क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि एक सिविक बिहेवियर करेंगे। कैसा बिहेवियर? सिविक बिहेवियर। एंड व्हाट इज दिस सिविक बिहेवियर? You should understand the civic sense. You should understand the basic conventions, basic laws. So this is the thing you need to know. आपका नॉलेज कभी भी एब्सोल्यूट होगा क्या? नो। लेकिन आपका नॉलेज कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट नॉलेज। आपका नॉलेज कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी नॉलेज। आपका नॉलेज कैसा होना चाहिए? जस्ट टू इनेबल टू बिहेव लाइक ए सिविक पीपल, टू इनेबल लाइक ए व्हाट इज कॉल्ड सिविक सेंस आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट समझ में आया। सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं जिसको बोल रहे हैं अपन लोग वॉलंटरीनेस। ना वॉलंटरीनेस का मतलब है कि दैट ह्यूमन बीइंग्स इज द कॉज ऑफ द एक्शंस, कि ह्यूमन बीइंग इज द कॉज ऑफ द एक्शंस, कि कोई एक्शन कर रहे हो आप, फॉर दैट यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, आपने किया है। सो कॉज कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्टली या फिर वॉलंटरी इन कॉज या फिर इनडायरेक्ट इन कॉज। सो कॉज दोनों ही तरीके से होगा, या तो डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज। ओके, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है ना। इथिक्स इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। इफ यू आर ह्यूमन बींग्स बताना है तो आपको नॉलेज, वॉलंटरीनेस एंड फ्री विल में टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका समझ में आएगा कि द एक्शन इज ह्यूमन एक्शन और नॉट। इसमें से कोई भी डिससैटिस्फाई होगा तो दैट ये ह्यूमन एक्शन नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स मूव फर्दर। अब फ्री विल की बात करते हैं। फ्री विल का मतलब होता है एक्सरसाइज ऑफ चॉइस। ठीक है, फ्री विल का मतलब क्या होगा? एक्सरसाइज ऑफ चॉइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हाट इज द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस? आप लोग डे टू डे लाइफ में गुजरते हैं, जैसे प्रीलिम्स अभी पार हुआ। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू एक्सरसाइज कि क्या राइट ऑप्शंस होगा। सो सिमिलरली व्हेन यू डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, आपके पास चॉइस रहे होंगे कि वेदर यू गो फॉर सर्विसेज, वेदर यू गो फॉर हायर स्टडीज, वेदर यू टेक सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आउट ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव्स यू एक्सरसाइज्ड योर फ्री विल कि नो, this is my life and I decided to prepare for civil services because I have certain objectives. Similarly, in every point of the time you have to exercise your free will. क्योंकि कुछ भी आप काम करते हैं तो आपका फ्री विल होना चाहिए, दैट इज एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो जैसे आपके पास देयर इज ए ऑफ प्लान ए, देयर इज ए प्लान बी, देयर इज ए प्लान सी एंड देयर इज ए प्लान डी, and out of these you opted for A because you justify because A is the right option. So free will का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज ऑफ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका मेंस का पेपर आएगा, उस मेंस के पेपर में से जैसे ऑप्शनल की बात करें तो आपको क्या करना होगा ना, फर्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, और हर एक सेक्शंस में से आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपके पास लेट्स से 4 में से 2 क्वेश्चन बताना पड़ेगा। सो वो 2 कौन से क्वेश्चन होंगे? जो आपका अपना चॉइस होगा, दैट इज एक्सरसाइज ऑफ द फ्री विल। सो इट मींस एवरी टाइम यू आर बेसिकली एक्सरसाइजिंग योर फ्री विल, और जब आपका फ्री विल सपोर्ट होगा, फ्री विल एक्सरसाइज होगा, तब वो एक्शन ह्यूमन एक्शंस की ओर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन एक्शंस बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? नॉलेज। सेकंड, वॉलंटरीनेस। थर्ड, द फ्री विल। नॉलेज कैसा नॉलेज होना चाहिए? कंप्लीट और एब्सोल्यूट और वॉलंटरी? वॉलंटरी नॉलेज। सफिशिएंट और डिस्टॉर्टेड? सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड बात करते हैं नॉलेज के बाद वॉलंटरीनेस की मतलब यू आर द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन, यू आर डायरेक्ट कॉज फॉर दैट एक्शन, और यू आर इनडायरेक्टली कॉज फॉर दैट एक्शंस। थर्ड ऑप्शंस की बात करेंगे तो फ्री विल की बात हो रही है। फ्री विल का मतलब यू एक्सरसाइज द चॉइस आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ द ऑप्शंस। तो इसको क्या हम लोग एक ट्रायंगुलर मॉडल बना के सीख सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसको आप याद रखें, फॉर एन ह्यूमन एक्शन, फॉर एन ह्यूमन एक्शंस क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगे? नंबर 1, that is knowledge, and knowledge किस टाइप का नॉलेज होना चाहिए? the knowledge should be the sufficient knowledge। कैसा नॉलेज? sufficient knowledge। the knowledge should be voluntary,
because you are a human being and you are expected to know. Second, knowledge के बाद voluntariness. Now voluntariness का मतलब that you should be the cause for that actions. So voluntariness कैसा हो सकता है? मतलब the direct cause, or what should be the cause, indirect or indirect cause. ठीक है. Now the third pillar is the free will. The free will. So free will का मतलब exercise of choice. Exercise of choice. So ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा, so then your actions is qualified to be and human actions. पहला एस्पेक्ट समझ में आया? ठीक है. अब हम लोग जैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए? यस, यू शुड नो. व्हाट सॉर्ट ऑफ द नॉलेज? क्या कंप्लीट नॉलेज कभी भी हो सकता है? नो, नेवर यू कैन डू. बट व्हाट सॉर्ट ऑफ द नॉलेज? यू शुड हैव ए सफिशिएंट नॉलेज. यू शुड बी वॉलंटरी नॉलेज. जैसे इथिक्स के पेपर को पढ़ना है, कौन से टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, कौन से इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्रोसेस करना है, कौन से वीडियोज देखने हैं, ये आपको एक्सपेक्टेड है बिकॉज यू आर बाउंड विद द अंडरस्टैंडिंग लॉजिक. तो आप एक्सप्लोर करेंगे और जो सही होगा उसको आप चूज करेंगे, उसको पढ़ेंगे. फॉर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल. मतलब योर एक्शन इज वॉलंटरी. अब फ्री विल का मतलब एक्सरसाइज ऑफ चॉइस. इस बुक से अच्छा नहीं दिया हुआ तो दूसरे बुक से पढ़ेंगे. सो दैट इज द थिंग कि ये जो एक्शन है, आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि सक्सेस होता है द क्रेडिट गोज टू यू. इफ यू आर फेल्योर देन ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू यू. इट मीन्स यू आर, इट इज एन ह्यूमन एक्शन. Getting my point? Now let's move further and try to understand what is moral action. ठीक है? The first condition satisfied. Now let us understand what is the moral action. So moral action. यहां पर हम लोग कुछ बेसिस समझेंगे, जिस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि मोरल एक्शंस होगा कि नहीं होगा. ठीक. एक और बात, मोरल एक्शंस के पहले एक और इंपॉर्टेंट बात जो रह गई कि हमने ये तो सीख लिया, वी हैव लर्न्ड दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ह्यूमन एक्शन. लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं विच रेस्ट्रिक्ट टू ब्रिंग एन एक्शन टू बी एन ह्यूमन एक्शंस. सो राइट डाउन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which inhibit an action to be human action. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? द नंबर वन फैक्टर इज, लेट्स से, द इग्नोरेंस. नंबर वन फैक्टर इज इग्नोरेंस. सो क्या इग्नोरेंस एक कॉज हो सकता है कि जो ह्यूमन एक्शंस है वो ह्यूमन एक्शन नहीं है? इग्नोरेंस का मतलब क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ नॉलेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस? इग्नोरेंस मीन्स द एब्सेंस ऑफ नॉलेज. तो क्या सिर्फ हम लोग ये बोल दें कि हमारे पास नॉलेज नहीं था इसलिए हम लोग उस क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया कि we went to, let's say I went to Singapore and out of my habit मैंने क्या किया कि I spit in a public place or I have been fined with a certain thing. So क्या हम लोग excuse दे सकते हैं कि no, out of this habit I did so, and such laws and the preventions are not there in my own country, that's why I'm also not liable for this fine or the punishment. No, you cannot do that because you are a human being. There is a different country, we are planning to travel that country. You should understand what should be the basic laws, basic behavior of the human being in that society, and you can do that because you are a learned person. So here ignorance का मतलब कि absence of knowledge है. You are a human being, आप complete knowledge नहीं हो सकता है लेकिन sort of knowledge तो हो सकता है. So इसीलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, जब absence of knowledge की बात करते हैं तो हम लोग टाइप ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं कि हमारे पास इग्नोरेंस दो टाइप के होंगे, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ
Number one, the ignorance of law, and second one is the ignorance of act, right? So ignorance of law की बात कर रहे हैं, so actually we do not know the law, this is the thing. और ignorance of act का मतलब होता है कि कुछ हमने सीखा लेकिन distorted information हो गया, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में सीखा लेकिन अच्छे से नहीं समझा, कुछ और ही समझ लिया, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशंस, ठीक है। कुछ इग्नोरेंस होते हैं जो जेन्युइन इग्नोरेंस होते हैं, कुछ इग्नोरेंस होते हैं जो जिसको हम लोग एफर्ट लेके ठीक कर सकते हैं, तो दैट इज वाई इग्नोरेंस को कुछ विंसिबल रखा जाता है, कुछ इनविंसिबल है। जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग में हमें लगता है कि कितना बड़ा सिलेबस है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं देन व्हाट वी हैव टू डू, किस लेवल तक पहुंचना है तक कि वी सक्सेसफुली इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके। तो इट इज ए ह्यूमन बीइंग, वी आर एक्सपेक्टेड टू टेक एफर्ट एंड विद दैट एफर्ट उस इग्नोरेंस को हम लोग खत्म कर सकते हैं। दैट इज व्हाई द सोक्रेटिस टॉकिंग अबाउट व्हाट इथिकल, व्हाट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म, राइट। इथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म बोला जाता है कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन बीइंग इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉलेज, सो दैट इज व्हाई ही से कि दैट इट इज द ह्यूमन बीइंग दैट टू टेक केयर अबाउट हिज ओन सोल, राइट। सो यहां बात कर रहे हैं अपन लोग कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ वी कैन नॉट मेक एक्सक्यूज कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हमारे पास कैसे इग्नोरेंस हो सकते हैं, दो टाइप के, एक जेन्युइन इग्नोरेंस, और वो जेन्युइन इग्नोरेंस क्या होगा ना, जेन्युइन इग्नोरेंस का मतलब देयर आर सर्टेन इग्नोरेंस व्हिच आर कॉल्ड विंसिबल इग्नोरेंस, that is certain ignorance which are called vincible ignorance, and with the help of effort we can overcome that ignorance, तो उसको एक्सक्यूज हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक। सो with effort we can overcome, तो ये यदि विंसिबल इग्नोरेंस है तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि ये ह्यूमन एक्शन नहीं है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, यू कैन नॉट गिव द एक्सक्यूज कि मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाया, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड रीड एंड यू कैन डू दैट, सो दैट एक्सक्यूज इज नॉट एन genuine ignorance, genuine excuse, rather it will not restrict that action to become an human actions, तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे इग्नोरेंस होते हैं जिसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में रखें और उसको बोलेंगे इनविंसिबल इग्नोरेंस। कैसे इग्नोरेंस ना, इनविंसिबल इग्नोरेंस। उस इनविंसिबल इग्नोरेंस को हम लोग एफर्ट लेके खत्म नहीं कर सकते हैं, दैट cannot be overcome through efforts, that cannot be overcome through efforts, so that is why this invincible ignorance is a criteria that restrict a human actions to become an human action, to any action to become a human actions। पॉइंट समझ में आया? सिंपल चीज कि कोई एक्शंस है, उस एक्शंस वो ह्यूमन एक्शन होगा कि नहीं, यदि वो इनविंसिबल इग्नोरेंस है that it is not qualified to be human action, and if it is vincible ignorance then it is qualified to be an human actions। तो पहला क्राइटेरिया समझ में आया कि इग्नोरेंस रेस्ट्रिक्ट करता है किसी एक्शन को कि ह्यूमन एक्शन है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स मेक ए चार्ट बेटर टू हेल्प यू कि दैट इट इज एन एक्शन, दिस इज इनविंसिबल इग्नोरेंस, this is invincible ignorance, and here let's say vincible ignorance। so invincible ignorance आपको समझ में आ गया होगा, effort is taken or cannot be overcome, तो it is not qualified as a human action। लेकिन vincible ignorance है तो ये restrict नहीं करेगा और यहाँ पर वो human action होगा। you cannot make that vincible cause as a what is called genuine cause। तो इग्नोरेंस समझ में आया। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि हमेशा ये ध्यान रखना है, नॉलेज, वॉलंटरीनेस, फ्री विल, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग फियर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है ना, फियर। सेकंड फैक्टर इज
फियर। सो क्या फियर एक कारण हो सकता है कि आउट ऑफ द फियर, जैसे हमने कि फियर में मैंने किसी का जैसे मर्डर कर दिया, तो कैन भी वहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि आउट ऑफ दिस फियर जो एक्शंस है वो ह्यूमन एक्शन नहीं है। सो फियर में दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा क्रैश कोर्स है, रैपिड है, इसलिए क्लासेस फास्ट होंगी। तो यहां पर फियर दो टाइप का होगा, एक तो है कि ग्रेव फियर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइट फियर। जब भी ग्रेव फियर हो, मतलब खतरनाक डरे हुए हो, तो वहां पर क्या खत्म हो जाता है आपका ना, फ्री विल लॉस हो जाता है, द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव ये खत्म हो जाता है। सो जो ग्रेव फियर है, यहां पर व्हाट इज लॉस्ट ना, फ्री विल इज लॉस्ट। क्या होता है, फ्री विल इज लॉस्ट। सो दैट इज व्हाई जब फ्री विल खत्म हो गया तो फिर क्या वो ह्यूमन एक्शन होगा? नो, क्योंकि ह्यूमन एक्शन होने के लिए क्या तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना है, नॉलेज, वॉलंटरीनेस एंड फ्री विल। सो फ्री विल लॉस्ट होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ह्यूमन एक्शंस। सेटिस्फाई, ये समझ में आया? इट इज नॉट एन ह्यूमन एक्शंस। बट इफ इट इज लाइट फियर, सो लाइट फियर में हम लोग इस कैनॉट बी एन एक्सक्यूज, सो यहां पर कैसा होगा, ह्यूमन एक्शन होगा। यस, इट इज एन ह्यूमन एक्शंस। काफी फॉर्मूला जैसा है, दैट्स व्हाई इथिक्स इज एन साइंस, इट इज बेस्ड ऑन ए स्ट्रक्चर्ड वे, सो यू शुड मूव अहेड। ना थर्ड कंडीशन को देखते हैं, तो हमने क्या देखा, नॉलेज, फिर हमने देखा फियर, और एक थर्ड कंडीशन है जिसको अपन लोग बोल रहे हैं, लेट्स से हैबिट। क्या हमने कोई काम किया, और व्हाट इज हैबिट? हैबिट मींस रिपीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी विथ इजीनेस, जिसको हम लोग करते रहते हैं, है ना, उसको हैबिट बोलते हैं। जैसे हैबिट है कि हम लोग बहुत सारी चीजें हैबिट से समझ रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज हैबिट, और क्या हैबिट को हम लोग ठीक कर सकते हैं क्या? यस, हम लोग एफर्ट लेके हैबिट को ठीक किया जा सकता है। तो आउट ऑफ द हैबिट यदि कोई एक्शन किया, सो हम लोग ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि उस हैबिट के चलते हमने ये काम किया। जैसे कि साइकोलॉजिकल किलर, तो जो साइकोलॉजिकल किलर होता है वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि मेरा हैबिट है किलिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सो हैबिट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड एंड हैबिट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो दैट्स व्हाई हैबिट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज कि हैबिट है इसलिए हमने वो काम कर दिया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो हैबिट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज एंड हैबिट कैन बी improvised, habit can be improved through efforts, habit can be improved through efforts. So that's why habit do not restrict, habit do not restrict what, an action to be an human action. ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि हैबिट कैन नॉट बी एक क्राइटेरिया जो आपको रोकेगा कि ये ह्यूमन एक्शन नहीं है। तो मैंने इग्नोरेंस की बात की, मैंने फियर की बात की कि ग्रेव फियर में फ्री विल लॉस होता है इसलिए वो ह्यूमन एक्शन नहीं होगा। हैबिट की बात की, उसी तरह से और भी चीजें हो सकती है, जैसे टेम्परामेंट। एक और फैक्टर ले लेते हैं जो साइकोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल बैरियर, राइट, द पैथोलॉजिकल बैरियर। द फोर्थ क्राइटेरिया इज पैथोलॉजिकल बैरियर, the pathological factor. And what is this pathological factor? The pathological factor is कि out of let's say some psychological problem, out of let's say कुछ psychological distortions, जैसे कि नींद में चलना जिसको सिजोफ्रेनिया, जैसे कि somnambulism, आउट ऑफ दीज कैरेक्टर्स कोई क्राइम करते हो, कोई एक्शंस करते हो, तो क्या वो ह्यूमन एक्शंस होगा कि ह्यूमन एक्शंस नहीं होगा? So out of the pathological factors, if you do something, then that is not an human actions, not an human actions. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज नहीं रहता है उस समय, वॉलंटरीनेस एंड फ्री विल में से तीनों सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए द एक्शन इज नॉट क्वालिफाइड टू बी एन ह्यूमन एक्शंस। तो हमने क्या बात करी कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात किया कि हाउ यू विल क्लासिफाई an actions to be human action or not. So what is that कि an action to qualify as an human action,
इसके पास क्या 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने चाहिए? नॉलेज, व्हाट इज दैट? नॉलेज. सेकेंड वन इज द voluntariness, and third one is the free will. But there are certain factors which restricts an human actions to become an human action, to restrict an action to become an human actions. And what are the factors? कुछ बातें किए हम लोग ने. पहला बात किया इग्नोरेंस का, दूसरा हमने क्या फैक्टर बात किया? फियर का बात किया, तीसरा हमने क्या बात किया? हैबिट. फोर्थ हमने क्या बात किया? द पैथोलॉजिकल बैरियर. फिर उसी तरह से और भी हो सकता है, जैसे एटीट्यूड, और भी हो सकता है जैसे एटीट्यूड, जैसे टेम्परामेंट, एटीट्यूड, द टेम्परामेंट, राइट. सो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक्शंस को ह्यूमन एक्शंस होने से रोकता है. ठीक, सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है, समझ में आया? तो आपको ह्यूमन एक्शंस में ये दोनों ही एस्पेक्ट समझना है और यू शुड नो. नाउ लेट्स मूव टू द मोरल एक्शन, और उस मोरल एक्शंस के क्राइटेरिया को समझेंगे. एंड यहां पर हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द एथिक्स. What is the relationship between laws and ethics? Right? Is the religion is the only criteria to determine the ethics? Is the law is the only criteria to determine the ethics? So ये सारे context में और important चीजें सीखते हैं. So let's move to the moral actions debate and moral actions को समझते हैं. Okay? तो हम लोग किस structure में काम कर रहे हैं? We are actually talking about the ethical action. एंड इथिकल एक्शंस होने के लिए हमारे पास पहले एक्शंस को क्या होना पड़ेगा? ना ह्यूमन एक्शन, एंड देन उसी एक्शंस को और क्या होना पड़ेगा? ना मोरल एक्शन. तो हमने ह्यूमन एक्शंस पे अभी डिबेट किया, चर्चा किया, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन एक्शंस में कितना एक्सटेंट तक हमको पढ़ना है. लेट्स अंडरस्टैंड द मोरल एक्शंस. ना मोरल एक्शंस की जब भी बात करते हैं, सो हमने अभी बात की थी व्हाट इज कॉल्ड मोरालिटी. सो मोरालिटी कुछ बेसिस पे होता है कि देयर इज सोसाइटी एंड सोसाइटी हैज सर्टेन कॉमन रूल्स, द कॉमन कन्वेंशंस, द कॉमन कस्टम्स. द सोसाइटी हैज द कॉमन रूल्स, कॉमन कन्वेंशन, कॉमन कस्टम्स. Being is a part of the society, we follow the customs. If we follow those customs, it means we are moral. If we do not follow those customs, it means our actions are not an moral actions. ठीक है? So it means the moral actions होने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि what is the relationship between the law and action, that is called morality, or what is the relationship between the religion and the morality. So let's start the law versus morality debate. Law versus morality debate. ठीक है? So first of all, tell me what is called law. So what is the meaning of the law? कोई डिफाइन कर सकता है कि what is a law? So law basically reflects the collective wills of the state. What is law? Law is the reflections of the collective wills of the state. And what is the state? So यहाँ पर एक thinkers की बात करेंगे, that is the Thomas Hobbes, and try to understand the evolution of the state and the nature of the state, the context of the morality and the context of ethicality. ठीक है? Let's move and let's try to understand. So what is law? In simple definition, law reflects the what? The wills of the state. Wills of the state. So law reflects the wills of the state. Law reflects the collective wisdom of the state. So what is that? कि law is the reflections of the collective wisdom. Law is
द रिफ्लेक्शंस ऑफ द कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम। सो क्या लॉ ज्यादा रैशनल होगा? किसी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में जो कलेक्टिव विजडम है वो हमेशा ज्यादा रैशनल होगा, दैट इज मोर इंक्लूसिव, that contains the more commonality, that contains the more logical. So that's why law reflects the collective wisdom of the state. अब हम लोग बात करते हैं कि क्या स्टेट का मतलब क्या है, क्या कितने टाइप्स के स्टेट होते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि स्टेट की बात करेंगे तो हमारे पास डिक्टेटोरियल स्टेट है, हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो क्या लॉ इनेक्टेड बाय ए डिक्टेटोरियल स्टेट इज लेस इथिकल या मोर इथिकल with respect to the law enacted by a democratic state? तो थोड़ा नेचर ऑफ स्टेट को समझना पड़ेगा और उसके पहले स्टेट को समझना पड़ेगा। सो लेट्स टेक द कॉन्टेक्स्ट एंड द आर्गुमेंट गिवन बाय द थॉमस हॉब्स। द थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स का क्या आर्ग्यूमेंट था विथ रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द स्टेट? द थॉमस हॉब्स से कि थॉमस हॉब्स की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि थॉमस हॉब्स बताते हैं कि देयर वाज ए टाइम जहां पर कोई भी मैन मेड लॉज नहीं था। अभी से हम लोग पास्ट में जाएंगे तो देयर वाज ए टाइम वेयर देयर वाज नो एनी मैन मेड लॉज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, इस कहानी को पहले सुन लेते हैं फिर हम लोग यहां पर समझेंगे। तो देयर इज ए टाइम जिसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग? नेचर ऑफ स्टेट। एंड इन द नेचर ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग लिव्स आउट ऑफ हिज ह्यूमन कैरेक्टर। Thomas Hobbes believes कि human being is by very nature is what? Selfish in character, by very nature is greedy in the nature. तो थॉमस हॉब्स ह्यूमन बीइंग के किस कैरेक्टर को बिलीव करते हैं? ह्यूमन बीइंग कैसा है? ग्रीडी नेचर का है। ह्यूमन बीइंग कैसा है? सेल्फ सीकिंग नेचर का है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी हासिल करना चाहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और नेचर ने हमें कुछ बेसिक्स राइट्स दिए हैं। व्हाट आर द बेसिक राइट्स? द नेचर हैज गिवन द important right, that is called right to life, right to liberty and the right to property. Since the nature has given the right to life, right to liberty and the right to property, और ये कैसे rights हैं? These are indivisible rights. Indivisible राइट्स। नहीं, इंडिविजुअल राइट्स का मतलब इसको कोई छीन नहीं सकता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इनएलिनेबल राइट्स। कैसे राइट्स? ना, इनएलिनेबल राइट्स। तो थॉमस हॉब्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास नेचर ऑफ स्टेट, और उस नेचर ऑफ स्टेट में नेचर ने ह्यूमन बींग्स को 3 इंपॉर्टेंट राइट्स दिया है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कैसे राइट्स हैं? ना इनएलिनेबल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ना नेचुरल राइट्स। ये कैसे राइट्स हैं? ना नेचुरल राइट्स। और जितने भी अदर राइट्स हैं दोज आर डिराइव्ड राइट्स। तो हमेशा नेचुरल राइट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब इस कंडीशंस में ह्यूमन बीइंग कैसा है? ना, ह्यूमन बीइंग एक ग्रीडी पर्सन है, सो दैट्स व्हाई वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी हासिल करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी सिक्योरिटी हासिल करना चाहेगा। तो ये कंडीशंस बनेगा जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाएगा, सारे लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो उस तरह के सोसाइटी को क्या बोलेंगे? ना, एक अनसस्टेनेबल सोसाइटी, एक एनार्किकल सोसाइटी। तो किस तरह की सोसाइटी बन रही है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल, और उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल को बोल रहे हैं अपन लोग एनार्किकल सोसाइटी। कैसी सोसाइटी? एनार्किकल सोसाइटी। तो एनार्किकल सोसाइटी सस्टेनेबल होगा कि अनसस्टेनेबल? ड्यूरेबल होगा कि लॉन्जिविटी वाला होगा? ना, अनसस्टेनेबल सोसाइटी, फुल ऑफ केओस, फुल ऑफ सिविल वार्स हो रहे हैं, देयर इज नो सिक्योरिटी। सो ह्यूमन बीइंग्स इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड वीक। द ह्यूमन बीइंग इज कैसे होगा? वीक। ह्यूमन बीइंग इज डोसाइल, ह्यूमन बीइंग इज सस्पिशियस। ह्यूमन बीइंग कैसा होगा? दैट इज कॉल्ड सबमिसिव। ह्यूमन बीइंग कैसा होगा? आइसोलेटेड। ह्यूमन बीइंग कैसा होगा? इनसिक्योर। तो एनार्किकल सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग वीक, डोसाइल, आइसोलेटेड, इनसिक्योर होगा।
तो इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने के लिए ह्यूमन बींग्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया, सारे लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एंड व्हाट इज दैट एग्रीमेंट? एग्रीमेंट की एक अथॉरिटी क्रिएट किया जाए। सो out of this anarchical society, all these people signed an agreement to what? Now create an authority, create an authority। and ये authority क्या है कि society में there is something who going to regulate, who going to punish, who going to reward। so that authority is possible जब ये सारे लोग उस authority को क्या करेंगे ना accept करेंगे, साथ ही साथ वो सारे लोग उस अथॉरिटी को क्या करेंगे ना सबमिट करेंगे। सो इन दिस वे द अथॉरिटी वाज क्रिएटेड एंड अथॉरिटी वाज नेम्ड एज व्हाट? ग्रुप्स या लेवियना। अथॉरिटी वाज क्रिएटेड एंड दैट्स व्हाई अथॉरिटी इट वाज नोन एज लेवियना। और द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लेवियना इज द स्टेट। व्हाट इज द स्टेट? Now state is the manifestation of the Leviana। तो ये स्टोरी समझ में आया? ये कौन बताते हैं? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ये बोलते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट है, नेचर ऑफ स्टेट में ह्यूमन बींग्स ग्रीडी नेचर का है, और उस ग्रीडी नेचर के साथ उसको नेचर ने 3 इंपॉर्टेंट राइट्स दिए हैं जिसको कि इनएलिनेबल और नेचुरल राइट्स बोल रहे हैं। आउट ऑफ हिज ग्रीडी नेचर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल और एक एनार्किकल कंडीशंस बनता है जहां पर ह्यूमन बींग्स है वीक है, डोसाइल है, सबमिसिव है, आइसोलेटेड है, तो ह्यूमन बींग इनसिक्योर है। उस इनसिक्योरिटी से बाहर करने के लिए लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, द एग्रीमेंट टू क्रिएट एन अथॉरिटी, एंड दैट अथॉरिटी इज पॉसिबल जब every people will accept that authority and every people will submit to that authority। so in this way the Leviana was created and the state is a manifestation of the Leviana। तो इस तरह से स्टेट बना है। अब आगे चल के स्टेट को हम लोग 2 इंपॉर्टेंट क्लास में क्लासिफाई करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट एंड द ऑथोरिटारियन स्टेट। कैसे स्टेट? न ऑथोरिटारियन स्टेट और एक द डेमोक्रेटिक स्टेट। न ऑथोरिटारियन स्टेट इट इज ऑल्सो नोन एज लेट्स से द डिक्टेटोरियल स्टेट, डिक्टेटोरियल स्टेट, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं ना टोटलिटारियन स्टेट, एब्सोल्यूटिस्टिक स्टेट। किस नाम से जानेंगे? टोटलिटारियन स्टेट। तो यहां पर स्टेट जो लॉ बनाएगा वो कैसा होगा ना कलेक्टिव रिफ्लेक्शंस होगा, किसका? ना कलेक्टिव विजडम का। तो क्या डिक्टेटोरियल स्टेट जो लॉ बनाएगा या फिर एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो लॉ बनाएगा, दोनों में कौन ज्यादा इथिकल है? ना डिक्टेटोरियल स्टेट में जो है वो लॉ एक क्या बोल सकते हैं ना एक एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ पीपल, एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ पीपल, और यू कैन कॉल ए सेंट्रलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल विल मेक द लॉ। इसलिए इसकी जो रैशनैलिटी होगी वो क्या होगी ना लो होगी। द रैशनैलिटी इज लो। बट इफ द लॉ इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट, जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? द डेमोक्रेटिक स्टेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस। It is based on the principle of participation। So that's why the law is a collective sum. That's why the degree of rationality is higher. Degree of rationality is higher। So हमने 2 टाइप की स्टेट को कंसिडर किया, एक है डिक्टेटोरियल स्टेट, दूसरा कैसा स्टेट? डेमोक्रेटिक स्टेट। In a dictatorial state, law is nothing but it is what? A enactment or inaction by an exclusive class of people or an individual। So that is why individual is always subject to fallibility। That is why यहाँ पर degree of rationality क्या होगा ना low होगा। But in case of democratic state, चूंकि consensus based होता है, एक commonality of negotiation के through law बनता है, इसको एक word में क्या बोलेंगे? In a democratic state, law is enacted by a due process। इसको क्या बोलेंगे? इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट लॉ इज इनेक्टेड बाय ए ड्यू प्रोसेस।
एंड सिंस ये ड्यू प्रोसेस से बनता है, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ रेशनैलिटी इज हायर। इसका मतलब क्या है कि कि in a democratic state the law is much closer to the nature's law। क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि democratic state the law is much closer to the nature's law। what is the highest ethicality? it is the nature's law। सो लेकिन ह्यूमन बींग्स एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉ बनाता है, लेकिन यहां पर डिग्री ऑफ पर्सनालिटी की बात होती है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट में जो लॉ बनता है इट इज हायर, इट इज मच क्लोजर टू द नेचर्स लॉ, दैट्स व्हाई इट इज मोर इथिकल। सो डिक्टेटोरियल स्टेट और डेमोक्रेटिक स्टेट में ज्यादा इथिकल क्या होगा ना, डेमोक्रेटिक स्टेट में जो लॉ बनता है वो ज्यादा इथिकल होगा। तो नेचर ऑफ स्टेट से थोड़ी इथिकलिटी को समझ में आया। तो हम लोग लॉ वर्सेस इथिक्स की बात कर रहे थे। Okay, we are talking about the law versus morality। अब थोड़ा समझ में आया। तो लॉ वर्सेस मोरालिटी में हमने क्या बात किया कि देयर इज समथिंग लॉ एंड लॉ इज द कलेक्टिव विजडम एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ द कलेक्टिव विल्स ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि जो ऑब्लिगेशंस ऑफ लॉ, द फॉलोइंग ऑफ द लॉ इज मोरल एंड डिसोबेइंग ऑफ द लॉ इज इमोरल। क्या मैंने बात किया कि दैट इज obligation of law, obligation is equal to moral and disobey is what? immoral। so इसके लिए किस स्टेटमेंट यूज करते हैं, लीगल इज मोरल एंड इलीगल इज इमोरल। व्हाट इज दैट? द लीगल इज मोरल एंड इलीगल is immoral। so क्या law it is that only basis to define the ethicality? no, law is always approximate to the nature's law। क्योंकि जो anthropomorphic law है, the law made by the state। what is the state? state is the creation, state can never be equal to the nature, that's why the law, anthropomorphic law, the man-made law made by the state, it could be an higher degree of rationality, but it can never be equal to the nature's law। so that's why the law is one of the basis to determine what? ethicality, but ethics is beyond the law, ethics is more than the law। so what is the conclusion? so conclusion is what? law is an essential basis to live an ethical life, but cannot be the only basis for ethicality। ethics is more than law, ethics is more than law। आई होप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ में आया होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने क्या बात किया? वी आर टॉकिंग अबाउट द मोरल एक्शंस। मोरल एक्शंस का मतलब कुछ बेसिस होते हैं, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसमें से हमने ये देखा कि लॉ और इथिक्स में क्या रिलेशनशिप है। तो एक एस्पेक्ट क्या है कि द फॉलोइंग ऑफ द लॉ मेक्स यू इथिकल, disobeying of the law makes you unethical। लेकिन law is that not only the basis to determine ethics, because ethics is more than the law, right? so इसी तरह से रिलीजन एक बेसिस है। रिलीजन एंड इथिक्स के बेसिस पे भी बहुत चर्चा होगी कि क्या रिलीजन सिर्फ एक बेसिस है इथिकलिटी का, या इथिक्स इज मोर देन द रिलीजन। तो उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने इथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में डिफरेंस समझा। इथिक्स क्या है? इथिक्स इज व्हाट? इट इज एन साइंस व्हिच फोकस ऑन जस्टिफिकेशंस
which focus on if the basis is saying right and wrong, then why the basis is saying right and wrong. इसका मतलब there is a questioning of the basis and standard, that is the domain of ethics. But if you say only the right and wrong, means study about the rightness and wrongness of human behavior, that is the domain of morality. इसका मतलब the morality is subjective. The degree of frequency of change of morality is more than degree of frequency of change of ethics. क्या इसका आंसर समझ पा रहे हो कि जब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ इथिकलिटी या इथिक्स इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ मोरालिटी. ठीक है, ethics is broader than morality. Ethics is more than the morality. Morality चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, लेकिन ethics उससे बड़ा टर्म है. जस्ट लाइक ज्योग्राफी में वेदर एंड क्लाइमेट का जैसा रिलेशनशिप है, लाइक द मोरालिटी एंड एथिक्स का उसी तरह से रिलेशनशिप है. गेटिंग माय पॉइंट. उसके बाद हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल कैन बी मोर एंड मोर मोरल, बट सोसाइटी कैन बी मोर एंड मोर इथिकल. हम लोग एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी के साथ कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लेस मोरल है, वो मोर मोरल है. नो, society in the different point of the time can increase the level of rationality through adoption of technology, through adoptions of the good behavior. So ethicality का लेवल बढ़ता है, morality हमेशा सोसाइटी के लिए कांस्टेंट होता है. उसके बाद हमने क्या देखा कि इथिकल बिहेवियर के डोमेन में चले गए. देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड इथिकल एक्शन. And to qualify an ethical actions, you need to be a human action and the moral actions. Human actions होने के लिए knowledge, voluntariness and free will होना चाहिए. तीनों satisfy होगा तभी वो human actions होगा. लेकिन कुछ factors हैं जो कि इसको रोकेगा human actions होने के लिए. कौन कौन से factors? हमने बात करी fear का, हमने बात की ignorance का, हमने बात की क्या pathological और psychological barriers का, हमने बात किया habit का, उसी तरह से attitude, temperament, पैशन, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो रेस्ट्रिक्ट करेगा वो ह्यूमन एक्शंस होने से. देन हमने मोरल एक्शंस की बात की और उस मोरल एक्शंस के लिए हमने रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स की बात की, जिसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट गिवन बाय द थॉमस हॉब्स. द थॉमस हॉब्स एक अप्रोक्सीमेट क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है. इट मींस द लॉ इज व्हाट one of the criteria to live a life with ethicality, and law is not only the single criteria to determine the ethics. मतलब इथिक्स लॉ से बड़ा है. ये समझ में आया. अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि रिलीजन और लॉ के बीच में क्या, इथिक्स के बीच में क्या रिलेशन है. उसी तरह से और कुछ फैक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे. एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ इथिक्स की बात करेंगे कि क्या द इथिक्स का एक लाइन में क्या मंत्र है, टू बी गुड एंड टू बी इफिशिएंट, है ना. टू बी गुड एंड टू बी इफिशिएंट की बात करता है. इथिक्स प्रिस्क्रिप्शन की बात करता है, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी. इथिक्स कभी भी एंड की बात नहीं करता है, इसीलिए बोलते हैं ना इथिक्स इज एन अनप्रिसाइज्ड साइंस. तो ये सब बातें होंगी और ये सारी बातें हम लोग आने वाले क्लास में और सीखेंगे. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़कर रहें और इसी तरह से वीडियो के साथ बने रहें. एंड हम लोग इस सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वी आर टेकिंग आवर मैक्सिमम एफर्ट. सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे.